Hello students. So as we were discuss about the structure of atom और जो आज का हमारा important topic है वो कौन सा है, that is called the azimuthal quantum number. azimuthal quantum number के बहुत सिनोनिम्स है. हम इसे एंगुलर मोमेंटम नंबर भी बोलते हैं, हम इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, हम इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. सबके मीनिंग एक ही हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि कंफ्यूजन के तौर पे ये किसी भी नाम से एग्जाम के अंदर आ सकता है. सो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर. So here is the azimuthal quantum number. Let us discuss one by one all the important points of the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number क्या क्या शो करता है? So first of all, azimuthal quantum number को हम small l से डिनोट करते हैं. We denoted by the small l. Small l से हम इसे डिनोट करते हैं. और as I told you, इसके बहुत सारे synonyms हैं. Azimuthal quantum number, angular momentum number, quantum number and subsidiary quantum number, secondary quantum number. So these are four important names of the this particular quantum number. So इस quantum number की खासियत क्या है, अब उसे समझते हैं. The number of the subshell, ये किसके बारे में बताता है? Number of the subshells present in the main shell. हमने अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने पढ़ा मेन शेल के बारे में, यानी कि वो नंबर n के बारे में बताता है, मेन शेल के बारे में बताता है. उस मेन शेल के अंदर कुछ सबशेल्स प्रेजेंट होती हैं. हमें यदि उसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो हमें कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक घर के अंदर कुछ रूम प्रेजेंट होंगे. सो घर जो हो गया दैट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और घर के अंदर जितने रूम्स हो गए दैट विल बी द सबशेल्स, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन सी सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, इस घर के अंदर कौन से रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमें उसके बारे में बताता है. तो यहां पर चार जो रूम्स हैं उसको क्या नाम दिए गए? द फर्स्ट इज एस, वी विल हैव एस, पी, डी एंड एफ. ये चार ऐसे सबशेल्स हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. एस, पी, डी, एफ तो इसके नाम है. एक्चुअली यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो फाइन लाइंस को डिनोट करता है. वहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मेन लाइंस को डिनोट करता है. यहां पर मेन लाइंस के अंदर कुछ फाइन लाइंस है. सेम वे में घर के अंदर जितने रूम्स हैं तो ये फाइन लाइंस को डिनोट करता है. यहां पर अभी मैं उसको शो भी करके दिखाऊंगा आपको. सो उन फाइन लाइंस को क्या कहा गया? सबशेल्स बोला गया. सो दीज सबशेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एस, पी, डी, एफ. इनका भी एक स्पेशल नाम है. एस रिप्रेजेंट दी शार्प, यानी कि जो मेन लाइंस है, मेन लाइंस के अंदर जो फाइन लाइंस प्रेजेंट होती है वो शार्प यदि होंगी, शार्प लाइंस. पी से प्रिंसिपल लाइंस, डी से डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल लाइंस. सो इस चीज को हमने इसी वे में डिनोट करना है, एस, पी, डी, एफ. अब ये जो पैटर्न है एस, पी, डी, एफ आगे भी चलता है, यहां तक स्टॉप नहीं होता है. बट हमारे पास जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उसकी जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो वो सिर्फ एसपीडीएफ से ही लिखी जाएगी, इसके बियॉन्ड नहीं है. सो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एसपीडीएफ. क्लियर? पहली बात. उसके बाद बात करते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल. किसी भी शेल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं एल की वैल्यू से उसे कैलकुलेट कर सकता हूं. सो दैट विल बी वेरी सिंपल. ये क्या होगा? रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई. सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है. ठीक है, और यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच कट, where h cut किसके इक्वल है? h cut is equal to the h upon 2 pi. ठीक है, हम यूजुअली न्यूमेरिकल के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. h cut थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है. यूजुअली ये होता है h by 2 pi. अब यहां पर L की वैल्यू यदि हमें पता लग जाए तो हम उस इलेक्ट्रॉन की यहां पर बहुत इजीली एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन चेक इट आउट, आप इसको देख सकते हैं. अभी हम यहां पर L की वैल्यूज की बात करेंगे तो L की वैल्यूज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो यहां पर हम बोल सकते हैं वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंगुलर
momentum. So that will be equal to L into L plus 1 h by 2 pi, which is equal to the root of L into L plus 1 h cut, where h cut equal to h by 2 pi. So ये बात याद रखनी है. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें L की वैल्यू पता है तो. ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस शेल. बहुत सारे शेल की रिलेटिव एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जाएं तो वहां पर सिर्फ एन का ही इस्तेमाल हुआ था. यदि आपको याद हो कि वहां पर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उस जो बोहर मॉडल से भी हमें मिला था, वहां पर सिर्फ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आया था. तो हम यहां पर एल की वैल्यू से उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. यूजली जब हायर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, बड़ी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो अकेले एन की वैल्यू से हमें उसका एनर्जी नहीं पता लगेगा. सो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, एल की वैल्यू भी साथ में चाहिए. सो दैट वैल्यू विल बी रिलेटिव एनर्जी, जो निकालने का फॉर्मूला होगा, जो हम आगे यूज भी करने वाले हैं. रिलेटिव एनर्जी जो हम निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एल प्लस एन. सो वहां पर एक एल प्लस एल, एन प्लस एल रूल भी लगेगा. सो यहाँ पर हमें एल की वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है जब हम रिलेटिव एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो ये याद रखना है, जब हम रिलेटिव एनर्जी की बात करेंगे तो हमें एल की वैल्यू भी चाहिए और एन की वैल्यू भी चाहिए. तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल गिव अस द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की हमें रिलेटिव एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने बात करनी है, दैट इज शेप ऑफ द वेरियस शेल. बहुत सारे शेल्स की, जैसे एसपीडीएफ जो सब शेल्स है हमारे पास, उसकी शेप्स भी हमें ये कैलकुलेट करके बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, उसका शेप क्या रहने वाला है. जैसे एस का स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल. ठीक है, पी का डम्बल शेप होगा, डम्बल शेप होगा. डी का डबल डम्बल होता है. सो इसी वे में हमने बात करनी है किसकी, शेप्स की. तो अब हम शेप्स की भी बात करेंगे. शेप्स हमें ओरिएंटेशंस के पता चलता है. ओरिएंटेशंस क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशंस में डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अभी तक बोहर मॉडल के अंदर इसके डायरेक्शंस की कोई बात नहीं हुई थी, जो अब हम यहां पर करने वाले हैं. ठीक है, तो यहां पर हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की सेम शेल में होने के बावजूद भी डिफरेंट एनर्जी होती है, उसके बारे में भी पता चलेगा. सो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास, वो है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो कैलकुलेशन देखते हैं. इन पॉइंट्स के बाद ही अभी हम कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या है उसकी. सो दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ एल. कैलकुलेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं. सो इसकी डिफरेंट शेल्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. सो एल की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ एल दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. ठीक है, हमें 3 तक ही बात करनी है. डिफरेंट सबशेल्स की, तो सबशेल्स क्या होंगे, सबशेल एस, पी, डी, एफ. आगे जी भी हो सकता है, जिसका हमने यूज तो नहीं करना है. जी का यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी 4. एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. तो इसी तरीके से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है एल की. तो दैट विल बी द फिक्स वैल्यू. ये वैल्यू क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी. और ये 4 वैल्यूज तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है एसपीडीएफ की. ठीक है, इन चारों वैल्यूज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये वैल्यू क्या है, याद रखनी है. एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 3 रहेगी. ठीक है, ये वाली बात. दूसरा, एल की वैल्यू जो होगी वो एन के कभी भी इक्वल नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में. इट विल नेवर इक्वल टू एन. ये एन के इक्वल कभी भी नहीं होगी. इसकी जो वैल्यू रहेगी वो या तो इक्वल रहेगी एन प्लस मैक्सिमम वैल्यू n-1 के, या उससे छोटी रहेगी, या उससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी.
सो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज लेस देन और इक्वल टू n-1। ये कभी भी उसके इक्वल नहीं होगी। यदि ये सिचुएशन आती है तो वो कभी भी क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। वो कभी भी शेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यदि किसी भी शेल के अंदर आपने L की वैल्यू को n के इक्वल रख दिया तो ये हमेशा इसके नॉट इक्वल रहेगी। ठीक है, तो वो हमेशा ही ध्यान रखना है। यदि कहीं भी केस आ गया कि L की और n की वैल्यू आपको इक्वल दे रखे, इट मींस दैट विल नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात याद रखनी है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चनिंग होगी इसके बारे में, आपको कुछ एक वैल्यूज देके पूछा जाएगा कि इसका n की वैल्यू बताइए, इसके L की वैल्यू बताइए, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो ये है। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्या। अभी तक तो इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, अब इसके बारे में है क्या बातचीत वो देखते हैं। यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो स्पेक्ट्रम है वो मेन लाइंस का होता है। वो कुछ कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो आपको मैंने बताया कि आपके घर का एड्रेस है, यानी कि घर के बारे में बताता है। सो दीज आर द मेन लाइंस। ये मेन लाइंस जो होती है ये बहुत ही ज्यादा डार्क होंगी। ठीक है, सो दीज आर द मेन लाइंस। सो ये मेन लाइंस हैं, डार्क होंगी काफी। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इन मेन लाइंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दीज आर द मेन लाइंस। जो मेन लाइंस की बात कर रहे हैं, सो ये क्या शो कर रही है, दैट इज शो दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। ठीक है, ये सारी की सारी मेन लाइंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगी। यदि हम इसे जूम करके देखें, इसके अंदर को एग्जिस्टेंस देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस है, उन लाइंस को बोला जाता है फाइन लाइंस। दीज आर कंसीडर्ड टू बी एज फाइन लाइन। तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। हम किसी भी एक पार्ट को देखते हैं। यहां पर से एक और स्लाइड हमने लिया। इस स्लाइड के अंदर हमने किसी भी एक शेल को यानी कि प्रिंसिपल शेल को उठाकर उसके अंदर फाइन लाइंस को कंसीडर किया। सो यदि हम थोड़ा सा उसको जूम करके दिखा रहे, से दिस इज द जूमिंग पार्ट ऑफ दिस, ये इसका जूमिंग पार्ट है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब इसका जूमिंग पार्ट है, से ये जूमिंग पोर्शन हो गया इसी का। ठीक है, इसके जूमिंग पोर्शन के अंदर व्हाट यू विल सी, यहां पर आपको फाइन लाइंस नजर आएंगी। बिल्कुल इसके अंदर हल्की हल्की लाइंस जो है वो नजर आने लगेगी। So these lines are considered to be as, ये lines क्या कहलाएंगी, these lines considered to be as azimuthal quantum number, या हम कहते हैं इसको सबशेल्स। क्या कहेंगे इसे, सबशेल्स। These are the shell, ये शेल्स होती हैं और ये क्या होती हैं, सबशेल्स होती हैं। So जब हम किसी भी एक लाइन को फाइन ले यानी कि हम उसके अंदर से उसको फाइन करके देखते हैं, तब हमें क्या नजर आता है, सबशेल्स नजर आती हैं। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सबशेल्स, हाउस के अंदर रूम्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो ये हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, SPDF। ठीक है, सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन n एंड l। ठीक है, n और l के, यानी कि n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके बीच में, और l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l विद द हेल्प ऑफ n। n इज द मेन शेल। अगर n की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम l की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो n इज द मेन प्रिंसिपल शेल। तो अभी हमें n और l के बीच में रिलेशनशिप देखने से n इज इक्वल टू 1। यदि n की वैल्यू 1 है
सो यहां पर L जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी कि उसके अंदर एक ही सबशेल होगी। इसके ऊपर इसकी सबशेल्स डिपेंड करती हैं, एक वैल्यू पर एक ही सबशेल। तो फर्स्ट सबशेल हमने कौन सी पढ़ी थी, दैट इज S। फर्स्ट शेल विल बी, सबशेल विल बी S। तो एक सबशेल, एक के लिए सबशेल विल बी एक ही होगी, सो इसको हम लिखेंगे 1S। सो दैट विल बी द 1S, क्योंकि एक है तो एक ही होगी। अगर ये दो है तो द वैल्यू ऑफ N इज 2, तो L भी कितने होंगे, सबशेल्स भी कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज पर इसकी सबशेल्स डिपेंड करती हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ N विल बी 2, तो सबशेल भी 2 होंगी। सेकंड कौन सी थी, SP, ठीक है। सो ये क्या होगा, 2S एंड 2P एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। अभी N की वैल्यू 3 की बात करते हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। सो दैट विल बी SP। थर्ड कौन सा था, दैट विल बी D। कौन सा था, D फॉर डिफ्यूज, जो हमने बात की थी, दैट इज शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज। सो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3S, दैट विल बी 3P एंड 3D। तो ये तीनों की तीनों आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ, यानी कि सब मेन शेल जो है, प्रिंसिपल शेल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसके साथ साथ हमारी सब शेल्स भी इंक्रीज होती जा रही है, और वो एग्जैक्टली उतने ही नंबर की होती हैं जितना हमारे पास शेल है, मेन शेल है। तो ये 3 है तो यहां भी 3 होंगी, ये 2 है तो यहां भी 2 होंगी, ये 1 है तो यहां भी 1 होंगी। ये बात याद रखनी है। अब 4 में क्या होगा बताइए, N इज इक्वल टू 4। सो N इज इक्वल टू 4 में यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, S P D F हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 4S 4P 4D एंड 4F। तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा आपका सिस्टम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वैल्यू ऑफ L की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ L की। यहां पर यदि हम देखें तो L की वैल्यूज क्या क्या है, हमें उसे कंसिडर करना है। यहां पर है क्या प्रेजेंट, सिर्फ S प्रेजेंट है। फॉर S L की वैल्यू क्या रहेगी, L विल बी 0। S में L की वैल्यू 0 रहेगी। N की वैल्यू क्या थी, 1 थी। मैंने आपको बोला था कि N की वैल्यू के ये इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, ये या तो उससे एक छोटा रहेगा या उससे सारी की सारी छोटी वैल्यूज हो सकती है, पर इक्वल कभी भी नहीं होगा। सो दैट इज 1, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। मैक्सिमम वैल्यू 0 है, एक ही सबशेल है और एक की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहां पर देखते हैं, यहां पर है S और P। L की वैल्यू S के लिए क्या रहेगी, 0, और P के लिए क्या रहेगी, 1। नाउ कंसीडर N की वैल्यू क्या है, 2 है। L की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1 आई, 2 से कम आएगी। सेम वे में यहां पर देखते हैं, 3 है, S P D, ठीक है। सो द वैल्यू विल बी ऑफ L दैट इज 0 1 2। L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, N की 3, और L की क्या है, 2 है, उससे कम है और उससे छोटी है, ठीक है। सेम केस आपको यहां नजर आएगा। सो ये बात ध्यान में रखनी है। सो ये वैल्यूज जो हैं ये या तो उससे एक कम होगी और या फिर उससे छोटी होगी। अगर उसके इक्वल होगी तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है, सो ये वाला है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू विल सी द एग्जैक्ट लाइनिंग्स, जो सबशेल्स हैं उसकी फाइन लाइंस हैं, वो कुछ इस तरीके से नजर आती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फॉर S दैट विल बी ओनली सिंगल लाइंस, फाइन लाइंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर P देयर आर